तो वेलकम करते हैं डॉक्टर गगनदीप छाबड़ा का। वेलकम डॉक्टर गगनदीप। थैंक यू हेमा जी। ये कब मान लिया जाता है कि किसी भी पेशेंट को किडनी फेलियर है? देखिए, किडनी फेलियर एक ग्रॉस टर्म है। मेडिकल टर्म में किडनी फेलियर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम 5 स्टेज बोलते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, जिसको फर्दर 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है, 3A, 3B, स्टेज 4 और स्टेज 5। ये स्टेज का जो डिवीजन है, ये GFR जो आपने बताया अभी, उसके बेस पे। तो जो क्रिटिकल किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जहां से आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है, वो स्टेज 3 पे स्टार्ट होता है, जहां की नॉर्मल GFR हम 90 के ऊपर का मानते हैं। ठीक है। 60 के नीचे जो हम GFR मानते हैं, तो उसको हम स्टेज 3 में गिनना शुरू कर देते हैं। ठीक है। 60 से और 30 के बीच का जो GFR है, वो स्टेज 3 का है, जिसमें 3A और 3B स्टेज को डाइवर्सिफाई किया गया है। 3B मतलब GFR हमारा 30 से 45 के बीच, जो कि मोस्टली पेशेंट तब चौकन्ने होते हैं क्योंकि तब वैल्यू क्रिएटिनिन का थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो चुकी है? प्रॉब्लम तो पहले से स्टार्ट हो गई, जब आपका GFR 90 से धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। तो जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचता है, मोस्टली पेशेंट का GFR स्टेज 3B में या स्टेज 4 में पहुंच जाता है। पहले मतलब पता ही नहीं चल पाता, पहले कुछ लक्षण मिस हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स की प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। कई बार उनको लक्षण ही नहीं होते हैं, छोटे बहुत माइन्यूट लक्षण होते हैं, जो वो अब नहीं अपने डॉक्टर से शेयर करते हैं या वो नहीं समझ पाते हैं। तो ये कारण है जिससे पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है। और किडनी बीमारी ऐसी है जिसमें आपका अर्ली पकड़ना, अर्ली प्रेजेंट करना और अर्ली ढूंढ के उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द मेडिकेशंस हैं, जो दवाइयां हैं जो आजकल अच्छी आ गई हैं, जो किडनी बीमारी को स्लो करती हैं, वो मोस्टली अर्ली स्टेज पे अच्छा एक्ट करती हैं, जब आपका GFR ज्यादा है, ताकि हम उसे कंजर्व कर सकें। जब घर का बैंक बैलेंस ही कम हो जाएगा तो कंजर्व करने में मुश्किल होगी। जब घर का बैंक बैलेंस ज्यादा होगा तो आपको भी सेफ्टी लगती है और उसको बचाने में भी अच्छा लगता है, इजी रहता है। तो ज्यादातर पेशेंट आप बता रहे हैं कि अर्ली स्टेज में पता ही नहीं चल पाता पेशेंट को, तो लास्ट स्टेज पे या फिर 3rd स्टेज पे पेशेंट आता है। तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है? क्या डायलिसिस के लिए पेशेंट जो है कब पहुंच जाता है, कि कौन सी स्टेज पे हम डायलिसिस स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट का? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, स्टेज 5 जो है उसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, जिसको टेक्निकली आप किडनी फेलियर की बात बोल रहे हैं। उसमें हमारा GFR जो है वो 15 के नीचे चला जाता है। अब 15 के नीचे किताब क्या कहती है? किताब कहती है कि आप 15 के नीचे GFR पे डायलिसिस भी कर सकते, ट्रांसप्लांट भी कर सकते। तो मतलब दोनों ऑप्शंस हमारे पास है। ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब जो किडनी ने काम करना है वो किडनी ना करते हुए उसको हमें करवाना है, चाहे हम वो डायलिसिस से करें या फिर कोई रीनल ट्रांसप्लांट के थ्रू वो दूसरी किडनी उसके लिए करें। तो स्टेज 5 पे जो है वो स्टेज है जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। इसके ऊपर किस पेशेंट का डायलिसिस करना है, किसका नहीं करना है, वो उसके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। और उसके लेबोरेटरी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। और जो क्लिनिशियन उसको देख रहा है वो ही अंडरस्टैंड कर सकता है कि इसको उस स्टेज के ऊपर कब डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो डायलिसिस का एग्जैक्टली क्या प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से डायलिसिस मतलब पेशेंट को दी जाती है? डायलिसिस हम 2 प्रकार से करते हैं मेनली। एक हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, जिसको हम ब्लड प्योरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में खून की सफाई भी बोलते हैं कई लोग। और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है, लेकिन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डायलिसिस एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें हमने ब्लड को प्योरीफाई करना है। ठीक है। अब वो प्योरिफिकेशन प्रोसेस हम ब्लड को प्योरीफाई हीमोडायलिसिस से करें या पेट के डायलिसिस के थ्रू करें, ये हमें देखना होता है। ये हम दोनों ऑप्शंस देते हैं। हीमोडायलिसिस के अंदर बॉडी के अंदर से कैथेटर के थ्रू या फिस्टुला के थ्रू ब्लड को निकाला जाता है, पंप के थ्रू मशीन में फिल्टर किया जाता है और साथ ही साथ वही ब्लड वापस भी रिटर्न कर जाता है। तो ये एक साइकिल बन जाती है जिसमें ब्लड एक तरफ से बॉडी से निकल रहा है, प्योरीफाई हो रहा है मशीन में, और प्योरीफिकेशन के साथ साथ उसी सेकंड वापस भी जा रहा है, वापस बॉडी में जा रहा है, ताकि बॉडी का लेवल मेंटेन रहे, उसके प्रेशर मेंटेन रहे। इसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है। क्या बिना ट्रांसप्लांट के सारी लाइफ डायलिसिस से पेशेंट जी सकता है?
हाँ, अगर कोई, हालांकि किताबों में ये क्लियर कट स्पष्ट है कि ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो इन सारी थेरेपीज में से आज की डेट में बेस्ट थेरेपी माना गया है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश रीनल ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन में, अगर आपका शरीर डिमांड करता है, आपकी किडनी एंड स्टेज पे पहुंच चुकी है, उसके लक्षण आ रहे हैं, सिम्टोमेटिक हैं आप, तो आपको डायलिसिस जरूर कराना चाहिए। डायलिसिस आपको एक अच्छी जिंदगी देता है, एक हेल्दी लाइफ देता है, जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपनी डेली डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर कर सकता हूँ, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी इसका। इसमें देखिए, अब एक पेशेंट हैं जो हमारे साथ कभी रहे हैं, तो उन पेशेंट के लिए किडनी में प्रॉब्लम आए, ठीक है, पेशेंट यंग एज पे किडनी में, मिडिल एज पे प्रॉब्लम आए, छोटे छोटे बच्चे प्रॉब्लम आए, पेशेंट ने एंड स्टेज तक पहुंचे, एंड स्टेज के ऊपर पेशेंट ने पहले डायलिसिस कराया। डायलिसिस कराने के बाद जब डायलिसिस पे थोड़ा टाइम चले, उसके बाद उसके परिवार में से किसी ने, जैस पर हमारी लीगल रिक्वायरमेंट, उनको किडनी डोनेट किया, उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। वो ट्रांसप्लांट पे काफ़ी टाइम चले, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों बाद वो ट्रांसप्लांट किडनी स्लो हुआ। तो स्लो होने के बाद जब उनको फिर जरूरत पड़ी, जब क्रिएटिनिन फिर बढ़ा, स्लो होने का, स्लो होने के कई कारण हो सकते हैं, वो हम बाद में जाएंगे। ये तो एक आपसे एक छोटी सी स्टोरी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी जो आप पूछना चाह रहे हैं। तो वो जब ट्रांसप्लांट किडनी स्लो हुई तो फिर से उन्होंने डायलिसिस कराया। पहले उन्होंने ब्लड डायलिसिस कराया, उसके बाद उन्होंने पेरिटोनियल डायलिसिस भी कराया, जिसको मैंने आपको बताया, पेट का डायलिसिस। और फिर लकीली आप देखिएगा स्टोरी के अंदर, पहले लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट है, और फिर लकीली एक दिन कॉल आया जिसमें हम कैडेवरिक, या हम बोलते हैं ब्रेन डेड ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको डिजीज डोनर से एक किडनी मिल जाता है, जो नोटों के थ्रू, हमारी गाइडलाइंस के थ्रू होता है। तो उनको डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट के लिए कॉल, तो उन्होंने डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट कराया, और फिर कई साल उस डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट पे काटे, और उस ड्यूरेशन में उनका किडनी फंक्शन भी नॉर्मल रहा। तो आप देख सकते हैं कि जहां उनके बच्चे छोटे थे, वो बच्चों की शादी हो गई, उन बच्चों के बच्चों की भी शादी हो गई। ठीक है, तो उसने इतने साल निकाल दिए। सो ये कहने का पर्पस ये नहीं है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किडनी डिजीज से घबराइए मत। किडनी डिजीज से घबराना नहीं है, हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको मिक्स एंड मैच किया जा सकता है, जिस वक्त जिस तरह से जरूरत हो उसको यूज किया जा सकता है, और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है, और आप अपना डे टू डे वर्क भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी फैमिली लाइफ भी जी सकते हैं, और अपनी सोशल लाइफ भी जी सकते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट अगर कराना है, या पेशेंट किसी ट्रांसप्लांट के लिए, हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए परफेक्टली पेशेंट ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, या पहले से कोई प्रिपरेशन उसको करनी पड़ेगी कुछ टाइम से? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट एक प्रॉपर प्रोसेस है, इसके अंदर लीगल प्रोसेस, मेडिकल प्रोसेस है। ठीक है, लीगल प्रोसेस, लीगल टीम्स, एथिक कमिटीज, हॉस्पिटल की गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कमिटीज देखती हैं। मेडिकल प्रोसेस ट्रांसप्लांट फिजिशियन और ट्रांसप्लांट सर्जन देखते हैं। पेशेंट को सिलेक्ट करते वक्त उसको पूरी तरह जांचा जाता है, उसके सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, उन सारे पैरामीटर्स को मेडिकली चेक किया जाता है। वेरियस क्लियरेंसेस ली जाती हैं, हार्ट की क्लियरेंसेस और गायनी क्लियरेंसेस, जो जो क्लियरेंसेस चाहिए, साइकेट्रिक एवेल्युएशन, ये सब किया जाता है। जब हमें पूरी तरह सेटिस्फेक्शन होती है कि पेशेंट यानी कि रिसिपिएंट और जो उसको डोनेट कर रहा है यानी कि डोनर जिसे हम बोलते हैं, वो दोनों पूरी तरह मेडिकली फिट हैं, उसके बाद ही उसको ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर किया जाता है। और ये क्लियरेंसेस बाद में लीगल और एथिकल और गवर्नमेंट कमिटीज भी आगे उनको क्लियर करती हैं। उनकी क्लियरेंस के बिना ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। जी, तो ये डोनर कैसे चूज किया जाता है किसी पेशेंट के लिए? डोनर हमेशा फैमिली से ही लिया जाता है, एज पर इंडियन गाइडलाइंस एंड लॉज। उसके बाद उस डोनर की अगर स्वीकृति है, उनको सारा समझाया जाता है। अगर वो अपनी इच्छा से डोनेट करना चाहते हैं तो उसके बाद उनके सारे टेस्ट किए जाते हैं,
वो टेस्ट अगर फिट है तभी आगे प्रोसीड किया जाता है और वो केस को कमेटी के सामने रखा जाता है। ठीक है। तो ट्रांसप्लांट के बाद में पेशेंट की रिकवरी फेज क्या रहता है, किस तरीके से पेशेंट और डोनर दोनों अपने आप को रिकवर करते हैं? देखिए, ट्रांसप्लांट हर पेशेंट के हिसाब से, जैसे पेशेंट डायबिटिक है नहीं है, किडनी की उसको कौन सी बीमारी थी, उसकी एज कितनी है जो रिसिपिएंट है, रिकवरी उस पर डिपेंड करती है। पर मोस्टली पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के बाद 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर रिकवरी हो जाती है, अगर कोई और ट्रांसप्लांट रिलेटेड या और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो मोस्टली पेशेंट जो हैं 7 से 10 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनको समझाया जाता है, फिर इनको रेगुलरली ओपीडी में विजिट करा के उनको चेक किया जाता है और उनके कुछ टेस्ट हैं जो हर बार करा के आते हैं, जिसको मॉनिटर किया जाता है और उसके बेस पे उनकी ट्रांसप्लांट की दवाइयों को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है सर। डिस्चार्ज के बाद में जैसे कि आप बता रहे हैं कि पेशेंट 7 to 8 डेज में जो भी डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद में क्या उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने होंगे सो दैट वो अपनी जो डे टू डे लाइफ है बहुत अच्छे से और बिना किसी प्रॉब्लम के रह सके? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा। मोस्टली पेशेंट पूछते हैं, कई पेशेंट तो पूछते हैं क्या हमें 3 दिन तक कमरे में बंद रहना पड़ेगा, क्या हमें एक तरह से दीवार के अंदर आप बंद करके रखेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ट्रांसप्लांट एक इम्पॉर्टेंट लाइफ डिसीजन है, ट्रांसप्लांट एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है। अगर 7 से 10 दिन में आपकी किडनी जो है फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है और आपको डिस्चार्ज किया जाता है, तो सारे प्रिकॉशंस एक्सप्लेन करके किया जाता है। ट्रांसप्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा डाउन रखा जाता है ताकि उसकी किडनी एक्सेप्ट हो जाए। तो इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस रहता है थोड़ा सा, तो इसलिए हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ट्रांसप्लांट पेशेंट को समझाते हैं, सफाई जिसे बोलते हैं। और जैसे कि ये तो सबको पता है, जब से कोविड आया है सभी इतने चौकन्ने हो गए हैं कि मास्क पहनना है। अगर सामने किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन लग रहा था या लग रहा है या वो छींक रहा है तो आपको उससे दूर रहना है, और अगर उसके साथ मिलना है तो वो मास्क पहने या आप मास्क पहन के मिलें, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके मिलें, हाथ को सफाई रखना है, धोना है ना। अगर किसी जगह पे उस बंदे को अवॉइड करना है जिसको इस टाइप का सिम्टम है, तो ये सारी चीजें हम उनको समझाते हैं, लेकिन अलग नहीं रहने को कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कमरे में बंद हो जाए, आप सबके साथ मिलके रह सकते हैं, पर ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाले को कोई इन्फेक्शन ना हो, और अगर उसको कोई इन्फेक्शन का लक्षण है तो आप उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, या उसको बोलें कि वो आपके क्लोज ना आए, या वो मास्क पहन के रखे, या जब आप उसके कांटेक्ट में आए तो आप मास्क पहने हो। ये जनरल प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। सेकंड प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी दवाई बिल्कुल मिस मत करें। जो दवाई आपके ट्रांसप्लांट फिजिशियन ने, ट्रांसप्लांट सर्जन ने आपको बताई है उसको आप जरूर फॉलो करें, बिल्कुल मिस मत करें। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। कोई भी आपको सिम्टम आता है जिसमें आपको लगता है कि यार ये सिम्टम कुछ नया है, तो उसको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली डिस्कस करें, उसको निगलेक्ट मत करें। दवाइयों को टाइम पे खाएं, टेस्ट को टाइम पे कराएं, ठीक है। हाइजीनिक रहें, खाना घर का अच्छा बना हुआ गर्म खाना खाएं, प्रोसेस फूड ना लें, ठंडा खाना मत खाएं, प्रिजर्व फूड मत खाएं क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत दिनों तक रखा हुआ फ्रिज में खाने में फंगल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पेट को या कहीं इन्फेक्शन दे सकती हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि ट्रांसप्लांट पेशेंट की इम्यूनिटी को लो किया जाता है तो उसका इन्फेक्शन पिक करने का चांस एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट ज़्यादा हो जाता है। तो आपको यही एक ध्यान रखना है कि आप इन्फेक्शन जो है कम से कम पिक करें। तो जो प्रिकॉशन जनरल आपको उसके लिए लेने हैं वो लेते हैं, पर आप अपने काम पे जा सकते हैं, आप अपनी सोशल लाइफ जी सकते हैं। एक लेवल उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। काम पे अब डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, उस फिटनेस है वो आप 2 महीने से 3 महीने के अंदर मोस्टली ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जो अपनी जॉब करते हैं वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं जी। और उसका ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट फॉलोअप कितना टाइम बाद रहता है? ट्रांसप्लांट के बाद फॉलोअप हम ट्रांसप्लांट ड्यूरेशन के साथ साथ वेरी करते हैं। जैसे आपका ट्रांसप्लांट हुआ इमीडिएटली आपको फॉलोअप तो विद इन अ वीक करना होता है। उसके बाद जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है ट्रांसप्लांट का, उसका फॉलोअप ड्यूरेशन भी बढ़ता जाता है। वो हर ट्रांसप्लांट फिजिशियन अपने पेशेंट को समझाता है और उसी को ही आपको रेगुलरली समझकर फॉलो करना है, उस पर कंप्लाई करना है। अगर आप उस पर कंप्लायंस रखेंगे तो आपकी किडनी अच्छी चलेगी,
आपका ट्रांसप्लांट अच्छा चलेगा, आपकी हेल्दी रहेगी। सर बहुत इंफॉर्मेटिव रहा अभी तक का सेशन, बट जाते जाते हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज होती हैं वो होती है डाइट की। सो डाइट हमारे किडनी पेशेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अपनी डाइट को वो मॉडिफाई करें सो दैट उनकी किडनी जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम में ना आए। मोस्टली पेशेंट्स मेरे से आके पूछते हैं कि सर हमारी किडनी अब डैमेज हो गई है, क्या हम सब कुछ खाना बंद कर दें, क्या हम प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दें, क्या हम ये ना खाएं, सर वो पूछ रहा है क्या हम ये ना लें। तो बहुत सारी मिथ्स हैं जो इस तरह से मार्केट में हैं या जनरल पब्लिक के दिमाग में हैं। तो आपको इन मिथ्स पे नहीं जाना है। आपकी किडनी कितनी खराब है इसके ऊपर आपका डाइट प्लान डिपेंड करता है। आपके लिए क्या डाइट अच्छी है वो आप अपने डाइटिशियन और डॉक्टर से डिस्कस करें। आप डायबिटिक हैं नहीं हैं इस पे आपका डाइट प्लान डिपेंड करता है। आप हाइपरटेंसिव हैं यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या नहीं है इस पे आपका डाइट प्लान डिपेंड करता है। आपको किडनी कौन से स्टेज पे है, स्टेज 1, 2, 3, 4 या 5 या ऑन डायलिसिस है, इस पे आपका डाइट प्लान डिपेंड करता है। तो जनरल पब्लिक से अच्छा आपने एक क्वेश्चन और आता है कि पानी कितना पीना है, तो वो भी आपकी स्टेज ऑफ किडनी डिजीज पे डिपेंड करता है और आपकी टाइप ऑफ किडनी डिजीज पे डिपेंड करता है। लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए कि हाँ जिसको किडनी प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए पानी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखे। लेकिन अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपको कितना लिक्विड लेना है ये आपकी किडनी प्रॉब्लम और स्टेज पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही डायलिसिस पेशेंट जो डायलिसिस पे आ गया है उसका प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, उसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए। और वैसे ही अगर एक पेशेंट जो डायलिसिस पे नहीं है लेकिन किडनी स्टेज की एंड स्टेज के पास है, सीकेडी स्टेज 4-5 पे, तो उसके प्रोटीन को थोड़ा कम किया जाता है क्योंकि कुछ स्टेजेस में देखा गया है कि उससे थोड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन कितना कम करना है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। डाइट वेरिएशन उसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेज के ऊपर डिपेंड। तो आप अपने डॉक्टर से, अपने रजिस्टर्ड डाइटिशियन से डिस्कस करें कि मेरी किडनी डिजीज इस स्टेज पे है, मुझे ये कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोमॉर्बिडिटीज मींस किडनी डिजीज के साथ साथ जैसे ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का होना, हार्ट प्रॉब्लम का होना, थायराइड का होना और कई सारी कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं आपको। उसके बेस पे आपका डाइटरी प्लान चार्ट किया जाता है। उस डाइटरी प्लान पे आप चलें तो आपको मदद मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर गगनदीप। आज का शो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने आज गैदर की। आई एम श्योर कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आपसे मिली होगी। सर आज का शो हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हेमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। फिर मौका मिलेगा तो जरूर आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें और भी लेनी है। विल कनेक्ट वेरी सून सर। थैंक यू। थैंक यू सर।